दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। हाँ, इतना ज़रूर है कभी कभी अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसे समझने में, उसे सुलझाने में समय लगता है। लेकिन इंसान अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है। और जब वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाता है तो एक ऐसा काम करता है जिसकी वजह से ना कि उसकी ज़िंदगी बल्कि कई जिंदगियां पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जैसा कि आज की कहानी के अंदर होता है। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो रहता है उसको प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर हमेशा रेगुलर अपडेट पाते रहें। तो फिर चलते हैं, क्राइम स्टोरी का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करो दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। और इसी बरेली के अंदर एक थाना लगता है जो कि तहसील भी है, नवाबगंज। और इसी नवाबगंज के अंतर्गत एक जगह पड़ती है सरदार नगर। और इसी सरदार नगर में रहने वाली है लक्ष्मी कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। बात कर रहा हूं मैं 14 जुलाई साल 2024 की। और इसी 14 जुलाई साल 2024 को जो लक्ष्मी कुमारी होती है, ये अपनी फुफेरी बहन सपना के साथ में स्कूटी से निकलती है। उसके बाद में ये लोग मॉल में थोड़ी बहुत देर शॉपिंग करते हैं और शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास ये वहाँ से वापस लौटते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में ये लोग हाफिजगंज के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो लक्ष्मी थी ये अपनी स्कूटी रोक देती है। और उसके बाद में सपना से कहती है कि तुम थोड़ी देर बस मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो। और मैं बस यूं गई और यूं आई। उसके बाद में जो लक्ष्मी होती है ये अपना मोबाइल फ़ोन और अपना पर्स अपनी फुफेरी बहन सपना को देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब जो सपना थी ये थोड़ी देर तक तो अपनी जो बहन लक्ष्मी थी, जो कहकर गई थी कि अभी बस लौट के आ रही हूँ, उसका इंतज़ार करती रहती है। लेकिन कब 2 से ढाई घंटे का समय गुजर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और जब सपना देखती है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन सपना के लिए मुश्किल ये थी कि जो लक्ष्मी थी ये अपना मोबाइल फ़ोन भी सपना के पास ही छोड़ गई थी। अब सपना फ़ोन करके पूछ भी नहीं सकती थी कि आखिरकार लक्ष्मी कहाँ है। बहरहाल थोड़ी बहुत देर और इंतज़ार करती है। उसके बाद सपना फैसला करती है कि मुझे घर जाना चाहिए और घर जाने के बाद में परिवार वालों को पूरी बात बतानी चाहिए। और सपना ऐसा ही करती है। सपना उस स्कूटी से तुरंत अपने घर पहुंचती है और लक्ष्मी के परिवार वालों को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताती है। लक्ष्मी के परिवार वाले जब ये पूरी बात सुनते हैं तो वो भी बेहद परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में लक्ष्मी के परिवार वाले लक्ष्मी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद में परिवार वाले लक्ष्मी को ढूंढ तो रहे हैं और ऐसा करते करते 2 से 3 घंटे का और समय गुजर जाता है। अब परिवार वाले परेशान थे, हताश थे, ऐसे लक्ष्मी को कहाँ ढूंढे। उसके बाद में वो सीधा नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में लक्ष्मी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। हालांकि पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करते करते एक दिन का और समय गुजर जाता है। और एक दिन के बाद में हाफिजगंज पुलिस थाने के अंदर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब फला फला जगह पर जो फैजलपुर है उसी मोड़ के पास में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की टीम मौके वारदात वाली जगह पर पहुंच जाती है। अब मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है, शिनाख्त करती है तो पता चलता है ये मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही है। यानी जो लड़की कल अचानक से गायब हो गई थी, आज उसकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद में पुलिस इन्फॉर्म करती है लक्ष्मी के परिवार वालों को। लक्ष्मी के परिवार वालों को जब ये खबर मिलती है तुरंत लक्ष्मी के परिवार वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मी की डेड बॉडी को देखते हैं ज़ारू कतार फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी की बच्ची अगर एक दिन पहले अचानक से कहीं गायब हो जाए और अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिले तो आप उसके परिवार के दुखों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखते ही देखते ये जो खबर थी पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि जो लड़की कल गायब हुई थी आज उसकी डेड बॉडी फला फला जगह पर मिली है। लिहाजा उसके बाद में जो स्थानीय लोग होते हैं ये पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने कल इस लड़की लक्ष्मी को ठीक से ढूंढा होता तो शायद लक्ष्मी आज जिंदा होती। यानी एक तरीके से पुलिस के काम पर सवालिया निशान लगाते हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में और इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सबसे पहले इस पूरे केस के अंदर छानबीन शुरू करती है।
लेकिन दोस्तों पुलिस छानबीन तो शुरू करती है, लेकिन दोस्तों किस्मत कहे या फिर कुछ और, पुलिस को इस केस के अंदर एक भी सबूत नहीं मिलता है। अब दोस्तों जब पुलिस को घटना स्थल से भी कोई सबूत नहीं मिलता है तो उसके बाद में पुलिस वाले फैसला करते हैं कि एक बार डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराना चाहिए। और उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी का पंचनामा कराकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। लक्ष्मी के परिवार वालों से पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक, क्या कोई डाउट है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी बेटी का कत्ल कर सकता है, किसी के ऊपर कोई संदेह है, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई पैसों का लेन देन, किसी से कोई झगड़ा हुआ हो लक्ष्मी का। तमाम तरीके से पुलिस पूछताछ तो करती है लेकिन दोस्तों पुलिस को घर वाले कोई ऐसी बात बता ही नहीं पाते हैं जिसमें पुलिस वाले किसी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके बाद में पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं और इस पूरे केस के अंदर जो अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले पुलिस वाले लक्ष्मी कुमारी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर अगर कहीं से थोड़ा बहुत क्लू पुलिस को मिल सकता था तो लक्ष्मी कुमारी की कॉल डिटेल से मिल सकता था। क्योंकि लक्ष्मी कुमारी ऑलरेडी अपनी फुफेरी बहन सपना से ये कहकर गई थी कि वो अभी जा रही है और बस अभी आ जाएगी, यानी बात साफ थी कि वो किसी से मिलने के लिए गई हुई थी। इसलिए पुलिस वाले जब लक्ष्मी कुमारी की कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो उसमें एक नंबर ऐसा मिलता है कि जिसमें नंबर से पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी कुमारी लगातार बात कर रही थी। अब पुलिस वालों को वो नंबर मिल चुका था, इसलिए पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं। क्योंकि पुलिस वालों के लिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबूत की तो वो ये भी थी कि जिस समय लक्ष्मी कुमारी गायब हुई थी उसमें लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो भी उसी नंबर पर हुई थी। लिहाजा पुलिस वाले जब उस नंबर की डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर किसी मोनू गुप्ता नाम के व्यक्ति का है। मोनू गुप्ता जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है, जो कि हाफिजगंज इलाके का रहने वाला है। मोनू गुप्ता जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम है पूजा, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। अब ये सारी डिटेल्स पुलिस को मिल चुकी थी। मोनू गुप्ता के बारे में डिटेल्स पता चल चुकी थी कि वो किराना की एक दुकान चलाता है। लिहाजा अगले ही दिन यानी 15 जुलाई साल 2024 को पुलिस की जो टीम होती है मोनू गुप्ता के यहाँ छापा मारती है और जो मोनू गुप्ता होता है आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आता है। उसके बाद पुलिस मोनू गुप्ता को लेकर सीधा पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में जब मोनू गुप्ता से पूछताछ की जाती है तो मोनू गुप्ता पुलिस को घुमाने की भरपूर कोशिश कर लेता है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब मोनू गुप्ता के सामने वो कॉल डिटेल्स रखती है जिसमें मोनू गुप्ता लगातार लक्ष्मी कुमारी से बात कर रहा था, तो उस कॉल डिटेल्स को देखने के बाद में अब मोनू गुप्ता के पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मोनू गुप्ता टूटता है और टूटने के बाद में कहता है कि हाँ साहब, लक्ष्मी कुमारी की हत्या किसी और ने नहीं, मैंने ही की है। लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं लक्ष्मी कुमारी से तंग आ चुका था। लेकिन दोस्तों पुलिस जब हत्या करने की पूरी वजह सुनती है और जब मोनू गुप्ता पूरी कहानी सुनाता है तो इस कहानी को सुनने के बाद में जो लक्ष्मी कुमारी के परिवार वाले होते हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। लक्ष्मी कुमारी के परिवार वाले पुलिस से कहते हैं कि साहब ये मोनू गुप्ता सरासर झूठ बोल रहा है, ये पुलिस को गुमराह कर रहा है, मेरी बच्ची ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। दरअसल मोनू गुप्ता के हिसाब से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 7 साल पहले से। 7 साल पहले जब मोनू गुप्ता की शादी भी नहीं हुई थी और उस समय मोनू गुप्ता जो था वो अपनी किराने की दुकान चलाया करता था और उसी की दुकान पर लक्ष्मी कुमारी अक्सर सामान और सौदा खरीदने के लिए जाया करती थी। अब जब लक्ष्मी कुमारी लगातार उस दुकान पर जाया करती थी, मोनू गुप्ता और लक्ष्मी कुमारी इन दोनों के बीच में हल्की हल्की नज़दीकियाँ होती हैं और जब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ होती हैं, ये नज़दीकियाँ कब प्रेम संबंधों में बदल जाती हैं दोनों को कानो कान खबर नहीं चलती। और दोस्तों जब इन दोनों के बाद में एक बार प्रेम संबंध बन जाते हैं तो उसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला भी शुरू होता है। दोनों के बीच में इंटीमेशन होता है और उसके बाद में सारी मान मर्यादाओं की जो दीवार होती है ये दोनों गिरा देते हैं और उसके बाद में ये जो सिलसिला था लगातार चलने रहता है। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिलना मिलाना ऐसे ही कायम रखना चाहते थे। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि मोनू गुप्ता ने अपने परिवार वालों से अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया नहीं और परिवार वाले जो होते हैं मोनू गुप्ता की शादी पूजा नाम की लड़की से करा देते हैं। अब मोनू गुप्ता पूजा को दुल्हन बनाकर अपने घर लेके आ चुका था। अब मोनू गुप्ता अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा व्यस्त भी होता है। इधर ये जो लड़की थी लक्ष्मी कुमारी, ये मोनू गुप्ता की शादी का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है, बल्कि वो अपने रिश्ते को जैसा था वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहती है।
हालांकि मोनू गुप्ता जो था वो इस बात की बहुत ज़्यादा एहतियात किया करता था, क्योंकि अब उसके घर में उसकी पत्नी आ चुकी थी और वो नहीं चाहता था कि उसके और लक्ष्मी के रिश्ते के बारे में उसकी पत्नी पूजा को पता चले। इसलिए मोनू गुप्ता जब कभी भी लक्ष्मी को कॉल किया करता था तो बहुत ज़्यादा सोच और समझ के टाइम निकाल के कॉल किया करता था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इनका मिलना मिलाना जो था वो ऐसे ही चलता रहा, समय लगातार गुजरता रहा। लेकिन मोनू गुप्ता आगे पुलिस को बताता है कि लक्ष्मी कुमारी अब उससे पैसों की डिमांड करने लगी थी, क्योंकि मोनू गुप्ता की शादी हो चुकी थी और लक्ष्मी कुमारी अक्सर मोनू गुप्ता को ये कहकर डराया करती थी कि तुम्हारी पत्नी को अगर ये बातें पता चल गई तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। अब शुरुआत में जो मोनू गुप्ता महज एक किराने की दुकान खोलकर अपना परिवार चला रहा है, जिसका भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा है, शुरुआत में वो पैसे दे देता है। लेकिन जब लक्ष्मी कुमारी होती है, जब वो पैसों की बार बार डिमांड करती है अपनी शॉपिंग के लिए, अपने खर्चों के लिए, तो मोनू गुप्ता परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो लक्ष्मी कुमारी से किनारा करना शुरू कर देता है। और जब धीरे धीरे लक्ष्मी को यह आभास होता है कि मोनू गुप्ता उससे किनारा कर रहा है, तो लक्ष्मी मोनू से बात करती है और बात करने के बाद में कहती है कि भले ही तुम मुझसे मुलाकात ना करो, भले ही तुम मुझसे बात ना करो, लेकिन जब कभी भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तुम वो मेरी ज़रूरत को पूरा करोगे। अब ये बातें सुनकर जो मोनू गुप्ता था ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, समय ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन आखिरकार मोनू गुप्ता की जो पत्नी पूजा होती है उसको मोनू और लक्ष्मी के रिश्ते के बारे में खबर लग जाती है। और जब पूजा को इस बारे में खबर लगती है तो उसके बाद में पूजा अपने पति से इस बारे में पूछती है। लेकिन पूजा का जो पति मोनू होता है वो कहता है कि देखो इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि जो लक्ष्मी है यही मेरा पीछा कर रही है और ये मुझे किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं भी खुद उसको छोड़ना चाहता हूँ, उससे किनारा करना चाहता हूँ, लेकिन वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करती है। मुझसे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझे मेरी पैसों की ज़रूरत पूरी नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें जेल करा दूंगी। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं। उसके बाद में पूजा मोनू से कहती है अपने पति से कि तुम मेरी बात लक्ष्मी से कराओ। उसके बाद में पूजा जो थी वो भी लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है कि ज़रा तुम अपनी उम्र का तो ख्याल करो, तुम्हारे और मेरे पति की उम्र में लगभग 15 साल का डिफरेंस है और समाज में अगर ये बातें पता चलेंगी तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। और तुम ज़रा अपने बारे में सोचो कि अगर तुम्हारे बारे में लोगों को पता चला तो फिर तुम्हारी शादी में भी मुश्किल आएगी। लेकिन लक्ष्मी पूजा की बात मानने के लिए भी तैयार नहीं होती है। लगातार ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से मोनू और उसकी पत्नी पूजा के बीच में लगातार झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से पूजा जो थी वो एक दिन अपने पति मोनू से कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो और उसके बाद में तुम लक्ष्मी से ही शादी कर लेना। लेकिन जो मोनू था ना तो पूजा को तलाक देना चाहता था और ना लक्ष्मी से शादी करना चाहता था। वो एकदम से अधर में फंस चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में इस मुसीबत से बाहर कैसे आए। लिहाजा सबसे पहले मोनू गुप्ता सोचता है कि अपने परिवार को संभालना चाहिए और किसी भी तरीके से वो अपनी पत्नी पूजा से बात करता है और पूजा से बात करते हुए कहता है कि मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब पूजा उसके बाद में अपने पति मोनू से कहती है तो फिर हमारे पास में बताओ क्या रास्ता है, हम लक्ष्मी से आखिरकार पीछा कैसे छुड़ाएंगे। उसके बाद मोनू और उसकी पत्नी पूजा दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग ये होती है कि क्यों ना हम लोग लक्ष्मी को ही रास्ते से हटाते हैं। उसके बाद समय ऐसे ही चलने लगता है, ये लोग सही समय का इंतज़ार करने लगते हैं। कत्ल की पूरी प्लानिंग स्क्रिप्ट लिख ली गई थी, अब वक्त था, जो समय था उसका इंतज़ार था। लिहाजा इधर 14 जुलाई साल 24 को जो लक्ष्मी थी ये अपनी फुफेरी बहन सपना के साथ मॉल जाती है और मॉल जाने के बाद में जब वो खरीदारी वगैरह करती है तो उसके पास कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, जिसके लिए वो सीधा मोनू को कॉल करती है और मोनू को कॉल करने के बाद में कहती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब मोनू कहता है कि तुम कहाँ हो, तो बताती है कि मैं मॉल शॉपिंग करने के लिए आई थी। अब मोनू तुरंत इस बारे में अपनी पत्नी पूजा को बताता है। पूजा कहती है ये बिल्कुल ठीक समय है, हमें अपने काम को अंजाम आज ही देना पड़ेगा। उसके बाद में जो मोनू होता है ये हाफिज़गंज के पास में इस लड़की जो लक्ष्मी थी इसको बुला लेता है और कहता है कि आ जाओ, मेरे पास पैसे कैश में हैं, लेके चली जाना। उसके बाद में इधर लक्ष्मी जो थी सपना को लेकर अपनी स्कूटी से वहाँ पहुँचती है और उसके बाद में उधर जो मोनू था ये अपनी पत्नी पूजा को लेकर अपनी कार में उधर रास्ते की तरफ पहुँचता है जहाँ पर इसने लक्ष्मी को बुलाया था। इधर लक्ष्मी उस स्कूटी को खड़ा कर सपना से कहती है कि मैं बस अभी गई और अभी आई। उधर मोनू पहले से ही लक्ष्मी का इंतज़ार कर रहा था। अब जैसे ही लक्ष्मी वहाँ पर पहुँचती है और मोनू से पैसे मांगती है तो मोनू कहता है कि ज़रा कुछ देर कार में बैठ जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब लक्ष्मी जो थी वो उस कार में बैठ जाती है।
अब पूजा और मोनू ये आगे फ्रंट वाली सीट पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। मोनू उस कार के अंदर फिर से लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमारे बीच में जो कुछ था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, और वैसे भी न तुम मुझसे शादी करना चाहती थी न मैं तुमसे शादी करना चाहता था। हमारे बीच में जो भी रिलेशनशिप था उसको ख़त्म करो, और आगे से न तुम मुझे कॉल करोगी न मैं तुम्हें कॉल करूँगा। लेकिन जो लक्ष्मी होती है वो कहती है कि रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, भले ही तुम अपनी साइड से ख़त्म कर दो, लेकिन जब कभी भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं जो कहा सुनी थी ये लक्ष्मी और पूजा के बीच में हो जाती है। अब पूजा जो थी वो लक्ष्मी को 3-4 तमाचे मार देती है। उसके बाद में जो मोनू था ये कार को बहुत तेज़ी से चलाता है और फैजलापुर के पास में ले जाकर अपनी कार को रोक देता है, और वहाँ पर ये तीनों कार से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में वहीं पर इन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। प्लान के मुताबिक मोनू जो अपनी कार के अंदर हंसिया लेकर गया था उसी हंसिया से लक्ष्मी के ऊपर वार कर देता है, बल्कि एक नहीं बल्कि 7 बार वार करता है, जिसकी वजह से मौके पे ही लक्ष्मी की मौत हो जाती है। उसके बाद में मोनू अपनी पत्नी पूजा को लेकर वहां से निकलता है, और इधर जो लक्ष्मी की फुफेरी बहन सपना इंतजार कर रही थी, अब चूंकि वो इंतजार करते करते थक जाती है तो वो अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से लक्ष्मी के परिवार वालों को बताती है। इधर मोनू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आता है, और उसके बाद में मोनू अपनी पत्नी से कहता है कि जितने भी पैसे हैं इन पैसों को लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ, और उसके बाद में कल तक मैं भी इस जगह को छोड़ दूंगा। हालांकि पत्नी जितना कैश होती है उसको लेकर तो फरार हो जाती है, लेकिन जो मोनू होता है रात भर तो वहीं इंतजार करता है, लेकिन अगले दिन वो भाग पाता उससे पहले ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वाकई में दोस्तों मोनू और पूजा जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, क्योंकि 24 घंटे के बाद में पूजा भी गिरफ्तार हो चुकी थी, तो उसे सुनने के बाद में जो लक्ष्मी के परिवार वाले होते हैं वो मोनू और पूजा की बात पर यकीन ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कभी नहीं पता था कि उनकी बेटी का रिलेशनशिप मोनू के साथ में चल रहा है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर मोनू सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ये सच तो अगर कहें तो लक्ष्मी के साथ जा चुका है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।